हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एंड राइज। तो गाइस, आज फिर से शुरू करते हैं हम एसएससी सीजीएल टीयर 1 के मैथमेटिक्स के पीवाईक्यूज़। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। ए और बी एक ही समय पर क्रमशः एक्स और वाई से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। ए की गति बी की तुलना में 20% अधिक है। रास्ते में मिलने के बाद ए और बी को क्रमशः वाई और एक्स तक पहुंचने में 2.5 घंटे और एक्स घंटे लगते हैं। एक्स का मान क्या है? तो एक ट्रैक ड्रॉ कर लेते हैं। ये ट्रैक हमने बना लिया। यहाँ पे बिंदु एक्स है और यहाँ पे वाई है। यहाँ से ए चलेगा वाई की तरफ और यहाँ से बी चलेगा एक्स की तरफ। हमें बताया गया है कि ए की गति बी की तुलना में 20% अधिक है, यानी बी की गति को 5 किलोमीटर पर आर अगर माने तो ए की गति 6 किलोमीटर पर आर हो जाएगी। ठीक है। रास्ते में मिलने के बाद ए और बी को क्रमशः वाई और एक्स तक पहुंचने में 2.5 घंटे और एक्स घंटे लगते हैं। एक ही समय पर दोनों ने एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करा है, तो रास्ते में तो मिलेंगे ही। मान लीजिए किसी इस बिंदु पे ओ पे मिल लेते हैं। ओ पे मिलने के बाद ए को ओ से वाई तक जाने में 2.5 घंटे लगते हैं। तो अगर उसकी स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 2.5 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगा? 1 घंटे में 6 किलोमीटर, तो 2.5 घंटे में 15 किलोमीटर। तो ये 15 किलोमीटर है। अब यहाँ तक आने में, ओ तक आने में बी को कितना टाइम लगा है? ओ से वाई की दूरी तो 15 किलोमीटर है और 5 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड है, तो यहाँ पे लगे हैं 3 घंटे उसको। तो बी यहाँ तक आया है 3 घंटों में। जाहिर सी बात है ए को भी एक्स से ओ तक आने में 3 घंटे ही लगे होंगे, क्योंकि एक ही टाइम पे चलना शुरू करा था इन्होंने। तो ए एक्स से ओ तक 3 घंटे में कितनी दूरी चला होगा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 18 किलोमीटर। अब यही 18 किलोमीटर बी को ओ से एक्स तक जाने में तय करनी है। 18 किलोमीटर चलने में बी को लगा हुआ समय ही पूछा हुआ है, ये एक्स घंटे। तो 5 की स्पीड से 18 किलोमीटर, दूरी बटे चाल बराबर समय होता है टी। कितना आएगा ये? 5 से 18 को भाग करेंगे तो 3 सही 3/5। तो इतने घंटे लगेंगे इसको। यही हमारा उत्तर है, ऑप्शन सी। एक और बार देख लेते हैं। ए और बी दो व्यक्ति हैं, एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करते हैं एक ही समय पर। यानी एक्स बिंदु पे ए है, वाई बिंदु पे बी है। तो बी एक्स की तरफ चलता है, ए वाई की तरफ चलता है। एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। कहीं पे बिंदु ओ पे मिल लेते हैं। ओ हमने अपनी तरफ से ही माना है कोई पॉइंट, कि इस पॉइंट में मिल गए हैं ये। हमें बताया है कि ए की जो चाल है वो बी की चाल से 20% ज़्यादा है। यानी अगर बी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ए की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, 20% ज़्यादा। तो अब ओ से वाई तक पहुंचने में ए को 2.5 घंटे लगते हैं। ए की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, 2.5 घंटे में 15 किलोमीटर जाएगा। ठीक है। अब यही 15 किलोमीटर दूरी चल के बी आया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल के। तो 3 घंटे में आया है 15 किलोमीटर, 5 घंटे, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 3 घंटे में आएगा। अब ये 3 घंटे में वाई से ओ तक पहुंचा है, तो ए भी एक्स से ओ तक 3 घंटे में ही पहुंचा होगा, क्योंकि ए के साथ उन्होंने चलना शुरू करा था, तो मिलने में वही टाइम लगा है बी को भी और ए को भी, 3 घंटे। 3 घंटे में ए कितने किलोमीटर चल दिया होगा? तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर अब बी को तय करनी है, ये बची हुई। बी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 18 किलोमीटर तय करने में उसको लगेंगे 3 सही 3/5 घंटे। यही है हमारा उत्तर, ऑप्शन सी। इसका एक रटने के लिए सूत्र भी आपको बता देता हूँ। S1/S2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू T2/T1। S1 स्पीड है ए की, T1 मिलने के बाद जो समय लगा है
ए को दूसरे पॉइंट तक जाने में। S2 स्पीड है बी की और T2 है ओ से एक्स तक जाने में बी को लगा समय। ये संबंध इनमें होता है, ए याद कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पढ़ लीजिए इसको। ए 40 दिनों में एक निश्चित कार्य पूरा कर सकता है। बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है, यानी एफिशिएंसी बी की ज़्यादा है ए से। कितनी ज़्यादा है? 25%। और सी बी की तुलना में 28% अधिक कुशल है। वे 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं, यानी तीनों मिलके 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। फिर बाकी का बचा हुआ काम बी द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जाएगा? 3 दोस्त हैं, ए बी सी। ए 40 दिनों में काम को पूरा करता है। इधर दिन लिख लेंगे और इधर एफिशिएंसी लिख लेंगे। बी की एफिशिएंसी ए से 25% ज़्यादा है, यानी अगर ए की 4 है तो बी की 5 है। और दिया गया है आगे सी की एफिशिएंसी बी की तुलना में 28% अधिक है, यानी अगर बी की 25 है तो सी की 32 है। अब 5 ही गुणा कर लेते हैं इसमें, ये 20 हो जाएगा, ये 25, ये 32। अब इसको मिटा देते हैं। अब देखो, ए की एफिशिएंसी से बी की एफिशिएंसी 25% ज़्यादा हो गई और बी की एफिशिएंसी से सी की एफिशिएंसी 28% ज़्यादा हो गई। ठीक है, टोटल काम इससे निकाल लेते हैं। एक डायग्राम आप ये याद रख लीजिए, ऐसा डायग्राम बनता है ऐसे सवालों में जिसमें कार्य और समय दिया जाता है। एफिशिएंसी और दिनों की आपस में देखो भाई गुणा होती है। देखो उसका रीज़न ये है कि एक दिन में अगर ये 20 काम कर रहा है तो 40 दिनों में कितने काम करेगा? 800 काम करेगा। ठीक है, ये नहीं, ये टोटल 800 है, काम 800 है। 800 आप कुर्सी बनानी है, मेज़ बनानी है, कुछ भी समझ लीजिए। सी की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी से 28% ज़्यादा है, यानी अगर बी की 25 है तो सी की 32 है। अब देखिए ए की एफिशिएंसी 20 है, यानी एक दिन में ए 20 कुर्सियां बनाता है, ऐसा मान लीजिए आप, और 40 दिनों तक बनाता है। तो टोटल कितनी कुर्सियां बना देगा? एक दिन में जितनी बनाता है गुणा जितने दिनों तक बनाता है, तो 20 गुणा 40, 800। तो 800 कुर्सियां बनाता है, ये समझ लीजिए आप। बी एक दिन में 25 कुर्सियां बनाता है, सी एक दिन में 32 कुर्सियां बनाता है। इस तरह से आप कुर्सियों के उदाहरण से आप इसको कर लीजिए। हमें बताया गया है कि 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तीनों। एक दिन में ए बी सी तीनों मिलकर 77 कुर्सियां बनाएंगे। 5 दिनों में कितनी बना लेंगे? 385। तो टोटल 800 बनानी है, 385 बन गई है। कितनी बची हैं? 415। अब ये 415 कुर्सियाँ बी को बनानी है, अकेले को। बी एक दिन में 25 बनाता है तो 415 बनाएगा 16 सही 3/5 दिनों में। देखिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन। और इस डायग्राम का आपको फ़ायदा बता देता हूँ। अगर आपसे पूछा जाता कि बी पूरा काम कितने दिनों में करता है, तो इस 25 से 800 को भाग दे देते। 25 दिए 75 और 25 दूनी 50, यानी 32 दिन में काम पूरा करेगा। और सी कितने दिनों में करता? 32 से 800 को भाग दे देते तो ये 25 आ जाता। इस तरह से। तो ये डायग्राम बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से होते हैं। ये एफिशिएंसी है इधर लिखी हुई, और ये जितने दिनों में कंप्लीट कार्य करते हैं ये वो लिखे हुए हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीट कार्य कितना है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 18/2 ऑफ 1/4 गुणा 2/3 भाग 3/4 गुणा 5/8 भाग 2/3 भाग 3/4 ऑफ 3/4 का मान है। आपने एक रूल पढ़ा होगा बोर्ड मास का। इसका मतलब होता है सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं।
उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्सट्रैक्ट। ये क्रम होता है इन सवालों को सॉल्व करने का। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यानी ब्रैकेट के अंदर जो जो है वो सॉल्व करेंगे। ये जो गुणा है, ये भाग है, ये अभी सॉल्व नहीं करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट्स में फिर क्या आता है, ब्रैकेट्स में भी अगर ब्रैकेट हो तो वो सॉल्व करते हैं सबसे पहले, लेकिन यहाँ पे एक ही ब्रैकेट है, फिर उसके बाद नंबर आता है ऑफ का। ये ऑफ हो गया। ऑफ का मतलब गुणा होता है, लेकिन अगर गुणा और ऑफ दोनों साथ में हो, दोनों मतलब एक ही लाइन में हो, तो गुणा से पहले ऑफ करते हैं और भाग से पहले भी ऑफ करते हैं। ठीक है, तो ऑफ को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। चलिए ब्रैकेट सॉल्व करना शुरू करते हैं। ब्रैकेट लगाया, 18/2। अच्छा, 2 ऑफ 1/4 कितना होगा, गुणा है तो 1/2 हो जाएगा, 2 से 4 कट के, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 1/2। फिर ब्रैकेट के बाहर गुणा है, दूसरा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। जो ये भाग है, इसकी जगह गुणा का चिन्ह लगा के इसको पलट देते हैं, व्युत्क्रम कर देते हैं इसका। 3/4 की जगह 4/3 लिख देंगे। 2/3 गुणा 4/3 गुणा 5/8, ब्रैकेट बंद। भाग सेम ही रखेंगे, ब्रैकेट शुरू। 2/3 भाग 3/4 ऑफ 3/4 कितना होगा, 3×3 9, 4×4 16, 9/16। 18 भाग 1/2 है, तो 18 गुणा 2 हो जाएगा ये, 18 गुणा 2/1, ब्रैकेट बंद। 4 दूनी 8, 5/9 हो गया, ये 5/9 है, ब्रैकेट बंद। भाग, भाग के बाद ये ब्रैकेट शुरू। 2/3 भाग की जगह गुणा और 16/9 हो जाएगा। ठीक है, ये 8 दूनी 16 हो जाए, 18 दूनी 36 हो जाएगा। ये 36 गुणा 5/9, भाग की जगह गुणा लिख के इनके व्युत्क्रम कर देते हैं। गुणा 3 गुणा 9 ऊपर आ जाएगा और 2 गुणा 16 नीचे रह जाएगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं, सोल्व करते हैं। 9 से 9 कट गया, 4×4 16, 4×9 36। अब क्या कट रहा है, अभी कुछ नहीं कट रहा है। 5×3 15, 15 निम्मा 135 बटे 4 दूनी 8। 8 से 135 को भाग करते हैं, 8 एकम 8, 5 55, 8 से 48 और बचे 7, 7/8। 16 सही, 7/8, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, वही है, बोर्ड मास को, बोर्ड मास के क्रम से इसको सोल्व करना है। बी से ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्सट्रैक्ट, यही क्रम होता है इनको सोल्व करने का। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, पढ़ लीजिए इसको। त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है और ए डी बी सी पर लंब है, ये लंब का साइन है, परपेंडिकुलर। जहाँ डी बी सी पर स्थित है, यदि ए डी बराबर 4√3 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज ए बी सी का परिमाप क्या है। एक त्रिभुज बना लेते हैं समबाहु, समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजाएं समान। तीनों भुजाएं समान, ए बी सी। ए डी बी सी पर लंब है, ये लंब है, लंब मतलब 90 डिग्री पे है। ए डी, डी बी सी पर स्थित है। यदि ए डी यानी इसकी लंबाई दी है हमें 4√3 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज ए बी सी का परिमाप पूछा है। समबाहु त्रिभुज में जो ये लंब होता है,
इसका जो इसका जो मान होता है, अगर भुजा ए हो, भुजा की लंबाई अगर ए है, तो इस परपेंडिकुलर की जो लंबाई होगी वो होगी √3/2 a। तो अगर √3/2 a 4√3 है, √3 से √3 कट जाएगा, a बराबर 8 आ जाएगा। तो इसका परिमाप कितना होगा? तीनों भुजाएं तो बराबर हैं, a 3a। तो परिमाप होगा 3 × 8 यानी 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मैं एक बार बता देता हूँ दोबारा से आपको। ये जो परपेंडिकुलर की जो लंबाई होती है, अगर भुजा की लंबाई a दे रखी है या कुछ भी दे रखी है, यहाँ पे a हमने मान ली है, तो परपेंडिकुलर की जो लंबाई होती है वो होती है √3/2 इंटू ए। तो ये हमें 4√3 दे रखी है, सोल्व करके a का मान तो 8 आ जाएगा, यानी भुजा का मान 8 आ जाएगा। परिमाप होगा 3 × a, तीन भुजाएं हैं बराबर बराबर, तो 3 × a यानी 8×3 = 24। ठीक है, अब मैं इसको बता देता हूँ ये क्यों होता है √3/2 ADB त्रिभुज लेते हैं। ADB, इसमें 90 डिग्री है। अगर ये हमने A ले लिया है, तो जो इसका ये परपेंडिकुलर है, ये इसको सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में काटता है, तो यानी ये हो जाएगी a/2। ये x, इसको x मानते हैं क्योंकि इसी का हमें निकालना है। ये a/2 हो जाएगी। इसका रीज़न ये है कि ये जो भुजा है AB वो AC के बराबर होगी, ये भुजा कॉमन है, और ये एंगल 90 डिग्री, ये दोनों बराबर हैं, ये एंगल भी दोनों बराबर होंगे, क्योंकि आमने सामने की भुजा अगर बराबर हैं तो उनके सामने वाले कोण भी एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो ये कोण इसके बराबर होगा। अगर ये कोण इसके बराबर है और ये 90 डिग्री ये कोण इसके बराबर है, तो ये कोण भी इसके बराबर होगा। तो ये भुजा इसके बराबर हो गई, ये कॉमन हो गई, तो भुजा कोण भुजा की सर्वांग समता लग जाएगी, यानी दोनों त्रिभुज ADB और ADC सर्वांग सम हो जाएंगे एक दूसरे के, जिससे कि BD बराबर DC के हो जाएगी। BD बराबर DC, अगर BC A है तो BD a/2 हो जाएगी। इस तरह से a/2 रह जाती है। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं ADB में। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग यानी a² बराबर होता है बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, यानी x² प्लस a/2 का स्क्वायर, a²/4। तो x² कितना हो जाएगा? ये a² जो 4 है, ये a² में से घट जाएगा, a² माइनस a²/4 यानी 3a²/4। अब दोनों तरफ का वर्गमूल लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 3 का वर्गमूल 3 √3, 4 का वर्गमूल 2 और a² का वर्गमूल a। तो ये आ गई √3/2 इंटू a। ठीक है, ये चीज़ हो गई अपनी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगर समझ आया है तो ठीक है, नहीं तो आप रिपीट करके देख लो इसको। अगर फिर भी ना समझ आए तो कमेंट में बता देना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यदि 2 साइन थीटा प्लस 15 कोस² थीटा बराबर 7 है और थीटा का जो मान है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है, यानी पॉजिटिव ही आएगा, साइन कोस टेन कोसेक कोसेक सारी 6 की 6 आइडेंटिटीज़ पॉजिटिव रहेंगी। तो हमसे पूछा है टेन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस सेक थीटा का क्या मान होगा। चलिए करते हैं इसको। हमें बताया है 2 साइन थीटा प्लस 15 कोस² थीटा बराबर 7। कोस² थीटा और साइन² थीटा में एक संबंध होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ। साइन² थीटा प्लस कोस² थीटा बराबर 1 होता है। तो हम कोस² थीटा को क्या लिख लेंगे? 1 माइनस साइन² थीटा लिख सकते हैं। लिखते हैं 2 साइन थीटा प्लस 15 इंटू 1 माइनस साइन² थीटा इज इक्वल टू 7।
ब्रैकेट खोल लेंगे, 2 sin θ प्लस 15 माइनस 15 sin² बराबर 7। ठीक है, अब ये द्विघात समीकरण बन गई, क्योंकि यहाँ पे साइन की 2 घात है, यहाँ पे साइन की 1 घात है। साइन थीटा की जगह हम x करके भी इसको सोल्व कर सकते हैं। x लिख लेते हैं, करने में छोटा पड़ेगा, तो 15 साइन x लिखना था, 15x², इधर ले आएंगे सबको, 15x² माइनस 2x और माइनस कितना होगा 8 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण बन गई। 15 अट्ठे 120, 120 के ऐसे टुकड़े जिनका अंतर 2 है, तो 12 और 10 है, 12 गुणा 10, तो करते हैं सोल्व। 15x² माइनस 12x प्लस 10x माइनस 8 बराबर 0। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 3x, 5x अंदर बचेगा, 5x माइनस 4 प्लस यहाँ पे 2 कॉमन आएगा, 5x माइनस 4 बचेगा बराबर 0। तो 5x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा अब दोनों में से, दूसरा बचेगा 3x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से x के 2 मान आएंगे, एक तो 4/5 आएगा और एक -2/3 आएगा। थीटा जैसे कि मैं यहाँ पे सवाल में बताया है 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है, तो पॉजिटिव ही रहेंगे, तो हम पॉजिटिव वाला ही मान लेंगे, जो कि आएगा x इज इक्वल टू 4/5। x बराबर 4/5 आ गया। x हमने क्या माना था, साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर 4/5 है। ठीक है, अगला पेज पलट लेते हैं। साइन थीटा कितना था, 4/5। अब ये त्रिभुज जो लिया है हमने यहाँ पे, समकोण त्रिभुज, त्रिकोणमिति का संबंध समकोण त्रिभुज से होता है। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब अगर 4 है तो कर्ण 5 हो जाएगा, अगर लंब 4 है तो कर्ण 5 हो जाएगा। देखो यार, LAL बटे KKA, KKA, तो साइन होता है लंब बटे कर्ण, कोस आधार बटे कर्ण, टेन लंब बटे आधार। ठीक है, कोट सेक कोसेक इनके उल्टे हो जाएंगे, साइन कोस टेन के। ठीक है, तो अगर कर्ण 5 है और लंब 4 है तो आधार 3 हो जाएगा, ट्रिपलेट है 3 4 5 का। ठीक है, हमसे पूछा गया क्या है, टेन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस सेक थीटा, टेन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस सेक थीटा पूछा है। टेन थीटा क्या हो जाएगा, 4/3, कोस थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण 3/5, और सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे आधार 5/3। करते हैं सोल्व। LCM आया है इसका 15, 3 पंजे 15, 5 चौक 20 प्लस 9 प्लस 25, तो 20 प्लस 9 प्लस 25/15, 20 और 9 29, 29 और 25 54, 54/15 कितना हो गया, भाग कर लो, 15 3 45, 9/15, 3 3 9, 3 पंजे 15, तो 3 सही 3/5, 3 सही 3/5 हमारा उत्तर आया है। 3/5 ये रहा सी ऑप्शन, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। दोबारा से देख लेते हैं, इसको करने के लिए हमने करा क्या है कि जो कोस स्क्वायर थीटा है उसको हमने साइन में बदल लिया है, द्विघात समीकरण हमें मिल गई, उसको सोल्व करा, पॉजिटिव वाला जो मान 4/5 आया है वो हमने लिया है, क्योंकि थीटा 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में, यानी पहले चतुर्थांश में है। पहले चतुर्थांश में सारी आइडेंटिटीज़ साइन कोस टेन कोसेक कोसेक सारी पॉजिटिव होती हैं, तो हम पॉजिटिव वाला ही लेंगे। अगर साइन थीटा 4/5 है, फिर हमने त्रिभुज से इसको रिलेट करा,
क्योंकि साइन थीटा हमें पता है लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब अगर 4 है तो कर्ण 5 हो गया, आधार उस हिसाब से 3 हो गया, क्योंकि ट्रिपलेट होता है ये 3 4 5 का। टेन कोस सेक सबके मान फिर पता चल जाएंगे, मान रख के सॉल्व करेंगे तो उत्तर हमारा आ जाएगा 3 सही 3/5। ठीक है, खुद से भी करके देखना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। समान क्षमता की दो बोतलें क्रमशः 35% और 33 सही 1/3% संतरे के रस से भरी हैं। वे सेब के रस से पूरी तरह से भर दी जाती हैं और फिर दोनों बोतलों की सामग्री को दूसरे बर्तन में खाली कर दिया जाता है। मिश्रण में सेब के रस का प्रतिशत क्या है? तो हमें सवाल में बताया गया है कि दो बोतलें हैं, ए और बी, दोनों की कैपेसिटी समान है। एक में 35% संतरे का रस है और दूसरे में 1/3 संतरे का रस है। तो बाकी जितना भी बचता है वो सेब का रस उसमें भर दिया जाता है उनमें, और फिर दोनों बोतलों को एक बर्तन में खाली कर दिया जाता है। तो उस कुल मिश्रण में सेब का रस कितना प्रतिशत है ये बताना है। देखिए, ए बोतल में मान लीजिए 35% संतरे का रस है। 35% है तो मतलब 7/20, यानी अगर 20 टोटल कैपेसिटी है उसमें से 7 लीटर संतरे का रस है। दूसरी बोतल में 1/3 है, तो ये तो कैपेसिटी इसकी 20 हो गई, इसकी 3 हो गई, तो दोनों तो बराबर हुई नहीं है अभी। लेकिन हमें बताया गया है कि दोनों की बराबर है, तो दोनों बराबर करने के लिए क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 20 और 3 का एलसीएम 60 आएगा, तो हम 60 ले लेते हैं उनकी कैपेसिटी दोनों की अलग अलग। 60 लीटर ए की और 60 लीटर ही बी की। पहले 20 थी, अब 60 हो गई, यानी 3 गुना हो गई। तो साथ में भी 3 की गुणा कर देंगे, क्योंकि ऊपर नीचे सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो 7×3 = 21, यानी 21 लीटर। 60 लीटर में से 21 लीटर संतरे का रस है। इसमें 20 की गुणा हो रखी है, ऊपर एक में भी 20 की गुणा कर देंगे, 20। यानी दोनों बोतलों की अब कैपेसिटी समान आ गई, एक समान 60-60 लीटर। और ए बोतल में 21 लीटर संतरे का रस है और बी बोतल में 20 लीटर है। ठीक है, अब टोटल कितना हो गया एक ही बर्तन में, अगर उनको खाली कर लिया है दोनों को, तो 120 लीटर हो गया। 120 लीटर में से संतरे का रस टोटल कितना हो गया, 41 लीटर। 41 लीटर तो संतरे का रस हो गया, और 120 लीटर टोटल कैपेसिटी हो गई। उसमें से सेब का रस कितना होगा, 79 लीटर 120 में से। अब यही पूछा है कि ये कितना प्रतिशत है। 0 से 0 कट जाएगी, 2×5 = 10, 2×6 = 12, और अब इसको डिवाइड करेंगे। पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं 79 में 5 की, कितना आएगा, 395, 395/6। अब भाग करके कितना आएगा, 6×6 = 36, 3×5 = 6×5 = 30, 5/6, इतने प्रतिशत आएगा। यानी इतने प्रतिशत 65 सही 5/6% सेब का रस है। ठीक है, एक और बार बता देता हूँ। दो बोतलें बताई गई हैं, दोनों की कैपेसिटी समान है। एक में 35% है संतरे का रस और एक में 33 सही 1/3% है। तो अगर 35% है किसी में तो 20 से 7 है, यानी अगर टोटल कैपेसिटी 20 है, 7 लीटर उसमें संतरे का रस है। 1/3 है संतरे का रस दूसरी बोतल में। दोनों की कैपेसिटी समान कर लेते हैं, एलसीएम 60 आ गया, 60-60। अगर 60 टोटल कैपेसिटी एक ही है तो उसमें से 21 लीटर है संतरे का रस, दूसरी बोतल में 20 लीटर है संतरे का रस। तो दोनों बोतलें अगर एक बर्तन में हम खाली करेंगे तो टोटल तो 120 लीटर जूस हो जाएगा। उसमें से 41 लीटर संतरे का हो जाएगा, 21 और 20, बाकी बचा हुआ सेब का है 79। तो ये कितने परसेंट है, ये 65 सही 5/6% है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इसकी वैल्यू बतानी है, लिख लेते हैं। कोसेक 85 डिग्री प्लस थीटा
माइनस सेक 5 डिग्री माइनस थीटा माइनस टेन 55 डिग्री प्लस थीटा प्लस कोट 35 डिग्री माइनस थीटा। अच्छा, इसको करना शुरू करते हैं। देखिए, कोसेक 85 डिग्री प्लस थीटा माइनस सेक 5 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 85, तो 90 डिग्री माइनस 85 डिग्री माइनस थीटा माइनस टेन 55 डिग्री प्लस थीटा प्लस कोट 35 डिग्री माइनस थीटा। अच्छा, 35 डिग्री को भी हम लिख सकते हैं। 35 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री माइनस थीटा। अब एक चीज़ देख लो, अगर हम इसको ब्रैकेट में करेंगे तो अंदर जो साइन है वो प्लस का हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में करेंगे अंदर साइन प्लस का हो जाएगा। अब इन ब्रैकेट्स को खोलते हैं। कोसेक 85 प्लस थीटा माइनस सेक 90 माइनस थीटा हो गया। ये थीटा की जगह 85 डिग्री प्लस थीटा लिखा हुआ है, बस इतना फ़र्क है। तो सेक 90 माइनस थीटा कितना होता है? कोसेक थीटा प्लस का ही होता है, तो ये जो बाहर का साइन है कोई चेंज नहीं होगा, सेम ही रहेगा। तो ये हो जाएगा कोसेक 85 डिग्री प्लस थीटा माइनस टेन 55 डिग्री प्लस थीटा प्लस कोट 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है? टेन थीटा। थीटा की जगह कितना है? 55 डिग्री प्लस थीटा है। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया। अब देखो, ये प्लस का है कोसेक 85 डिग्री प्लस थीटा, ये माइनस का कोसेक 85 डिग्री प्लस थीटा है, तो ये इससे कट जाएगा। माइनस टेन 55 डिग्री प्लस थीटा, ये प्लस का टेन 55 डिग्री प्लस थीटा है, ये भी इससे कट जाएगा। एक दूसरे से कट गए हैं सारे, तो ज़ीरो उत्तर आएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, एक और बार देख लेते हैं। देखो यार, तुम्हें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि साइन कोस टेन कोसेक कोसेक अगर इनमें 90 डिग्री माइनस थीटा या 90 डिग्री प्लस थीटा ऐसा कुछ करते हैं, यानी चतुर्थांश अगर चेंज करते हैं, वो चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए कि उसके बाद में क्या इनका रिजल्ट आता है। ठीक है, अगर तुम्हें पता है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि यहाँ पे सेक 90 माइनस थीटा का मान कोसेक थीटा हो जाता है। अगर ये सब चीज़ें पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, मैं इस पे एक डिटेल्ड वीडियो आपको बना के दे दूँगा। ठीक है, वो आप वीडियो देख लेना, उसमें सब कुछ मैं बताऊँगा कि चारों चतुर्थांश में साइन कोस्टेन कोसेक कोसेक किस तरह से एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। अगर हम 90 डिग्री माइनस थीटा या 90 डिग्री प्लस थीटा करते हैं, या 180 डिग्री प्लस थीटा या 180 डिग्री माइनस थीटा करते हैं। ठीक है, उसी बेसिस पे ये क्वेश्चन है। अगर वो आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनु एक वस्तु के विक्रय मूल्य को उत्पादन की लागत से 25% ऊपर निर्धारित करती है। यदि उत्पादन की लागत 20% बढ़ जाती है और वह विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि करती है, तो उसका प्रतिशत लाभ कितना है? यानी उसने बोला है कि कुछ खर्च होता है किसी चीज़ को बनने में, यानी कुछ खर्चा आता है प्रोडक्शन में, कुछ पैसे खर्च होते हैं, तो जितना खर्च होता है उससे 25% ज़्यादा पे वो उस चीज़ को बेचती है। ठीक है, फिर महंगाई बढ़ गई। एक टाइम ऐसा आया कि जितना पहले लगता था, जितना पहले खर्च होता था उस चीज़ को बनने में, उससे 20% ज़्यादा खर्च होने लग गया। तो उसने फिर वो बेचने में भी 10% ज़्यादा इंक्रीज कर दिया, कि जितने में बेचती थी उससे 10% ज़्यादा पे बेचने लग गई। तो पूछा है कि उसका प्रतिशत लाभ कितना है अब। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी सीपी या कॉस्ट प्राइस कुछ भी कह लीजिए,
और एक तरफ एसपी सेलिंग प्राइस। ये खरीदने का या बनाने का खर्च है और ये बेचने का खर्च है। बेचने का जो अमाउंट है वो निर्धारित करा हुआ है। मान लीजिए पहले 100 रुपये लगते थे उसके और 125 में बेचती थी। अब 20% उसका बढ़ गया है अमाउंट, खर्च जो बनने में लगता था उसका 20% बढ़ गया, यानी अब हो गया है 120 रुपये। 120 रुपये में चीज़ वो बनने लग गई। 125 का 10% उसने बढ़ा के बेचना शुरू कर दिया, यानी 125 का 110%। कितना होगा? 11×5 = 55, 11 दूनी 22 और 5 27, 2 11 कम 11 और 2 13। 137.5 रुपये में वो बेचना शुरू कर दिया उसने। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना हुआ? कितने रुपए ज़्यादा में बिक रहा है सामान अब? यानी जितने में बन रहा है 120 में और बिक रहा है 137.5 में, तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है उसको? 17.5 रुपये का। 17.5 रुपये का, तो कितने प्रतिशत लाभ हो रहा है उसको अब? 0 से 0 जाएगी। 175/12, 12 से डिवाइड करो। 12 एकम 12, 5 55, 12 चौके 48, 7 तो 12 6 के 72, लगभग इतना प्रतिशत। ये लगभग है, ठीक है। 14.6%। ये है उत्तर, ठीक है। तो चलिए, लास्ट सवाल था इस वीडियो का। वीडियो से अगर कुछ भी सीखने को आपको मिला है तो वीडियो को लाइक करिए, और मैं आगे यही सीरीज़ कंटिन्यू करने वाला हूँ इस सेक्शन में। सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन दबाइए, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो कभी भी मैं अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और अपने दोस्तों में शेयर करिए इसको, जितना ज़्यादा हो सके फैला दीजिए वीडियो को। और कमेंट में बताइए कि किस टॉपिक के बारे में आपको वीडियो चाहिए, मैं वो बना के दूंगा आपको, ठीक है। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद।